अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कदस भाई। इस वीडियो में क्रिप्टो मार्केट में पिछले 24 घंटों के हॉट टॉपिक्स को मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसके बारे में सोशल मीडिया पे अच्छी खासी टॉक हो रही है। ऑब्वियसली अगर आप अपने आप को लेटेस्ट इंफॉर्मेशन से लोडेड करेंगे, फायर अप करेंगे, तो ही आप इस मार्केट में ना सिर्फ सरवाइव करेंगे बल्कि आप थ्राइव भी करेंगे। सबसे पहले मार्केट की तरफ मैं देख रहा था, ऑलमोस्ट मार्केट जो है काफ़ी हेल्थी आपको महसूस हो रही है। कल बल्कि मैंने जब बुलेटिन बनाया तो मैंने आपको बताया कि ये जो आपको क्रैश नज़र आ रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि शायद ये आर्जी क्रैश हो और मार्केट जो है वो क्विक रिकवरी करे, क्योंकि ये जो क्रैश था टेस्ला की रिपोर्ट के ऊपर था, ना कि टेस्ला के सेल के ऊपर था। तो रिपोर्ट के ऊपर एकदम थोड़ा सा पैनिक होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर मार्केट के अगर दीगर कोई और बैड न्यूज ना आए तो मार्केट रिकवरी करती है। तो ओबियसली अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक तो मार्केट बड़ा हेल्थी परफॉर्म कर रही है। ओबियसली सारी जो मुझे मेरी फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज की लिस्ट है वो सारी ग्रीन ब्लीड करती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, आज के हॉट टॉपिक की तरफ बाद में आते हैं, लेकिन सबसे पहले ये मैं एक बड़ा खूबसूरत थ्रेड था, मैं चाहता था मैं आपके साथ भी शेयर करूं। ये मार्केट से तकरीबन 10 मई से लेके अभी तक मार्केट से जो 2,36,237 बिटकॉइन नाउन वॉलेट, यानी ऐसे वॉलेट्स जिनको मुख्तलिफ रिसर्चर्स, मुख्तलिफ एनालिटिकल टीम्स मॉनिटर कर रही हैं, यानी जो पब्लिकली रिकॉग्नाइज्ड बिटकॉइन के वॉलेट्स हैं, उनसे मुतल्लिक ये बड़ा खूबसूरत थ्रेड है। सारी स्टोरीज में बताई गई है। मैं चाहता हूं, मैंने खुद भी पढ़ा है तो मैं चाह रहा था मैं आपके साथ शेयर करूं। ये सारे जो क्रिप्टो मार्केट के, बेयर मार्केट के, जो एक्चुअली यूं समझ लें कि बेयर मार्केट के ताबूत में जो आखिरी कील ठोका था वो ठोका था टेरा लूना के क्रैश में। लूना फाउंडेशन गार्ड के उनके रिजर्व में तकरीबन $3 अरब का बिटकॉइन था। सबसे पहले इसका आगाज 10 मई से लेके अभी तक जो सेल प्रेशर आया नाउन वॉलेट से, सबसे पहले लूना फाउंडेशन ने अपना तकरीबन 80,000 बीटीसी सेल किया। जैसे ही वो सेल हुआ उसके बाद मार्केट में एक पैनिक आया। फिर आहिस्ता आहिस्ता, अच्छा ना सिर्फ ये था कि मार्केट में बीटीसी पे प्रेशर, सेल प्रेशर आना शुरू हुआ, बल्कि मार्केट के ऊपर उसका कंटेंजियन इफेक्ट हुआ, यानी वो ऐसा कि उसके साथ साथ जो दीगर मार्केट के प्रोजेक्ट्स थे वो भी इंसॉल्वेंट, डिफॉल्ट होना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गए। फिर उसके बाद नेक्स्ट जैसे ये प्रेशर बढ़ा तो आहिस्ता आहिस्ता जो माइनर्स थे, जाहिर बात है माइनर्स की जब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए और बीटीसी की प्राइस जो है वो गिर जाए तो माइनर्स के लिए सरवाइव करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो उसी महीने जब ये सेल हुआ तो उसी महीने उस पैनिक की सिचुएशन में मई के महीने में भी पिछले मतलब जनवरी से लेके अप्रैल तक जो माइनर्स का मार्केट में सेल प्रेशर था वो भी पीक पे गया। अब जैसे ही मई में पीक पे गया फिर वो सारा महीना तो पैनिक का था, परेशानी का था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो दीगर प्रोजेक्ट्स थे, जो वीक हैंड्स थे मार्केट के, वो आहिस्ता आहिस्ता डिफॉल्ट होते गए। उससे माइनर्स का प्रेशर कम होने की बजाय वो मजीद बढ़ा, क्योंकि प्राइस मजीद नीचे जा रही थी। फिर जब जून का महीना आया तो जून के महीने में और जो पब्लिक एड्रेसेस हैं जिनको वॉच करने वाले, जिसमें टेस्ला ने भी अपना जितनी उनके पास बिटकॉइन होल्डिंग थी उसका 75% उन्होंने, मेरा गुमान यही किया जा रहा है कि वो उन्होंने जून के महीने में किया। जून के महीने में जब बीटीसी की प्राइस $17,000 पे गई थी। टेस्ला का मैं चाह रहा था थोड़ा सा आपको इनकी हिस्ट्री बता दूं बिटकॉइन के हवाले से। कल मैंने आपको मुख्तसर बता दिया था कि माइकल सेलर ने जब सीईओज की मीटिंग कॉल की, उसमें जब टेस्ला के सीईओ इलन मस्क आए तो उन्होंने आके सबसे पहले स्टेटमेंट दी कि भाई हम मार्केट से तकरीबन 1.5 बिलियन का बीटीसी अपनी बैलेंस शीट में ऐड कर रहे हैं। उन्होंने बीटीसी बाय किया। एक मैं चार्ट देख रहा था कि इनकी खरीदारी से पहले, जब इन्होंने टेस्ला ने बाकायदा अनाउंसमेंट करनी थी, उससे पहले ही मार्केट पंप करना शुरू हो गई। इसका मतलब है कि इस बात की इनसाइडर को न्यूज थी। वो मुमकिन है इलन मस्क भी हो सकता है, वो मुमकिन है जिसके साथ इलन मस्क की या टेस्ला की डील चल रही थी, वो इनसाइडर ट्रेडिंग की वजह से वो नीचे से प्राइस पहले पंप करना शुरू हुई। बहरहाल जो एवरेज बाइंग थी टेस्ला की, वो तकरीबन $33,000 पर कॉइन बनती थी। अच्छा, उसके बाद टेस्ला ने एक अनाउंसमेंट की
टेस्ला ने कहा जी कि हमारा जो मर्चेंट है, जो टेस्ला की प्रोडक्ट्स हैं, छोटी मोटी प्रोडक्ट्स, उस पर हम बीटीसी के जरिए पेमेंट करेंगे। उससे क्या हुआ कि बीटीसी की प्राइस ने पंप किया। जैसे ही बीटीसी की प्राइस ने पंप किया तो टेस्ला ने जितना उसके पास बीटीसी का स्टॉक था उसमें से 10% स्टॉक उसने प्रॉफिट में सेल आउट कर दिया। तो मेरा ख्याल है 200-250 मिलियन डॉलर का प्रॉफिट उन्होंने कैश आउट करवा लिया। उसके बाद फिर सारा क्राइसिस आपके सामने है, मैं कल भी डिस्कस कर चुका हूं। चाइना का आया, फिर इवन टेस्ला ने कहा कि हम जो है एनर्जी की वजह से हम बीटीसी की जो पेमेंट वाला सिस्टम था उसको हम बंद कर रहे हैं, उस वजह से मल्टीपल रीजंस की वजह से क्रिप्टो मार्केट क्रैश हुई। अभी रिसेंटली ये जो 75% इन्होंने बीटीसी अपना सेल किया है, एवरेज प्राइस इनकी बनती थी ऑलमोस्ट 33,000, इन्होंने लॉस में सेल किया। मेरा ख्याल है इन्होंने को 32,000 या 28,000 की प्राइस पे सेल किया, जो कि लॉस में किया। और कल की स्टेटमेंट में मैंने आपको बताया था कि इलन मस्क ने कहा है कि इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हम बीटीसी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। हम, क्योंकि टेस्ला का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप चाइना के अंदर है और चाइना में लॉकडाउन का एक दोबारा रुझान बढ़ रहा था, तो इस तरह की सिचुएशन में टेस्ला ने समझा कि अपनी बैलेंस शीट में वो कैश हाथ में रखें, ताकि अगर मार्केट मजीद नीचे क्रैश करती है तो उस कैश को वो यूटिलाइज करें, वो इक्विटीज वगैरह कुछ और बाइंग वगैरह करनी है तो कर सके। दूसरे लफ्जों में टेस्ला ने ये जो बीटीसी सेल किया है, उसकी जो मुझे समझ आती है, टेस्ला ने एक तरह की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के भाई मार्केट ने मजीद नीचे जाना है, जब तक ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स चेंजेस बेहतर नहीं होते, जो कि एक्सपर्ट्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इस साल के एंड तक शायद जो अमेरिकी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो थोड़ी सी क्वांटिटेटिव ईजिंग की तरफ जाएंगी, या ये जो टाइटनिंग है अमेरिकी हुकूमत की अपनी इकोनॉमी के ऊपर, उसको थोड़ा सा काम डाउन करेंगे, तो उससे मार्केट दोबारा रिकवरी कर सकती है। तो मेरा ख्याल अंदाजा यही है कि टेस्ला ने अभी जो लॉस में अपने बीटीसी सेल किए हैं वो इस बात को ज़हन में रख के किए हैं कि जब मार्केट मजीद नीचे डीप डाउन जाएगी वहां पे जाके वो सस्ते, ये दोबारा जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट लॉस में निकाली है वो दोबारा मार्केट में इन्वेस्टमेंट डालेंगे। ठीक है, ये वो सारी थी। फिर उसके बाद ये सारा आप देखें, फिर थ्री एरोज कैपिटल ने भी ये सारा, एक्चुअली मैं, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं ये कर देता हूं रीट्वीट, ताकि आप थ्रेड को अच्छी तरह आप स्टडी करें। मैं मोटा मोटा आपको ये चार्ट खोल के बता देता हूं। लूना फाउंडेशन गार्ड ने 80,000 बिटकॉइन सेल किया, उस वजह से प्रेशर आया। फिर टेस्ला ने भी 29,000, ये जून के महीने में जो उनकी पिछले क्वार्टर की रिपोर्ट है उसमें उन्होंने अनाउंसमेंट की, 29,000 उन्होंने सेल किया। फिर पर्पस जो कनाडा की बिटकॉइन ईटीएफ है, उन्होंने भी 24,510 बिटकॉइन उन्होंने भी अपनी बैलेंस शीट से कम किए, मार्केट में उसका भी प्रेशर था। थ्री एरोज कैपिटल ने जो ग्रे स्केल का बीटीसी होल्डिंग थी, उन्होंने भी तकरीबन 22,000 बिटकॉइन मार्केट में सेल किया। सेल्सियस ने भी किया, सेल्सियस के भी WBTC आपके पास उसका लोन था, वो लोन उन्होंने आवे और कंपाउंड वगैरह को पे किया, और बेकर डाओ के पास उनका WBTC पड़ा हुआ था 21-22,000 के करीब, वहां से उन्होंने छुड़ाना था, वो छुड़ा के उन्होंने वो भी मार्केट में सेल ऑफ किया। इसी तरह और WBTC की रिलेटेड रिडम्पशन थी, वो सारा कर करा के टोटल जो 2,36,000 बिटकॉइन 10 मई से यहां तक, और ये सारी की सारी मेरे दोस्तों भाइयों फोर्स सेल है। यानी ये नहीं कि लोगों ने प्रॉफिट कैश आउट किया है, लोगों ने अमरे मजबूरी मार्केट में अपने आप को नुकसान से बचाने के लिए, मजीद ट्रबल से बचाने के लिए उन्होंने सेल ऑफ किया। तो यही मैं बार बार आपको पिछले चंद दिनों से रिपीट करता आ रहा हूं कि मार्केट, क्रिप्टो मार्केट के इंटरनल इश्यूज ऐसा फील हो रहा है कि फिलहाल वो रिजॉल्व होते नजर आ रहे हैं। अब सिर्फ जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं क्रिप्टो मार्केट के ऊपर जो इंपैक्ट छोड़ने वाले, उसकी तरफ देखना बाकी है कि वो मार्केट के ऊपर कितनी देर तक इंपैक्ट जो है वो डाल सकते हैं। अच्छा जी, अगली कल की बिग बड़ी हॉट टॉपिक और हॉट न्यूज जिसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर अच्छी खासी गॉसिप्स हो रही हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो मेरे जैसे छोटे मोटे स्टूडेंट्स हैं क्रिप्टो मार्केट के, वो ना सिर्फ उसको स्टडी कर रहे हैं, उसको लर्न कर रहे हैं, बल्कि उसमें अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। विटालिक बटर पेरिस में एक छोटी सी इथीरियम के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें विटालिक बटरन ने इथीरियम के वर्जन 2 के हवाले से, उसके आइंदा लाएहमल के हवाले से, उसके रोड मैप के हवाले से एक इथीरियम होल्डर को एक उम्मीद की एक नई किरण दी है। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मेरे साथ इंतजार कर रहे थे कि यार बीटीसी मजीद नीचे क्रैश करे, तो बीटीसी की प्राइस तो जो फंडामेंटल नजर आ रहे हैं उन फंडामेंटल से तो इथीरियम की प्राइस, सॉरी मैं बार बार बीटीसी बोल रहा हूँ,
इथीरियम की प्राइस तो अब शायद नीचे जाती हुई नजर ना आए। एक दो चांसेस हैं जिस वजह से शायद इथीरियम की आपको, चूंकि वो बराह रास्त इथीरियम से रेलिवेंट तो नहीं है लेकिन वो बीटीसी से रेलिवेंट है, बार बार रिपीट कर चुका हूं। एमटी गॉक्स का सेल प्रेशर अभी भी है। इस माह के एंड में एफओएमसी की मीटिंग है, उसमें भी शायद क्रिप्टो मार्केट क्रैश करे, और अगर क्रिप्टो मार्केट क्रैश करेगी तो इथीरियम भी क्रैश कर सकता है। इसके अलावा बिटफाइनेक्स का जो बिटकॉइन उसकी रिकवरी है जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अमेरिका के वहां से, ये लाखों डॉलर, तकरीबन 2-2.5 लाख डॉलर की ये अभी मार्केट में सेल की एक ऑप्शन है। तो मैं अभी ना उम्मीद नहीं हूं कि मार्केट मजीद नीचे क्रैश कर सकती है, लेकिन इस वक्त बाइंग का टाइम नहीं है। जिस जिस बंदे ने नीचे से रिस्क लिया था, बाय किया था, ये उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। जितनी मार्केट ऊपर जाती जाती है उसको उसका प्रॉफिट होगा। इसी वजह से मैं आपको बार बार कह रहा था कि आप लोग, अगर आपने होल्डिंग नहीं करनी तो आप बॉट ट्रेडिंग कर लें। बॉट ट्रेडिंग में यह है कि ऊपर जाए तो प्रॉफिट, नीचे जाए तो सेल, ऊपर जाए तो प्रॉफिट, नीचे जाए तो सेल। इस हवाले से KuCoin पे जो बेहतरीन गो के KuCoin के मैं पिछले मंथली कॉन्ट्रैक्ट में था, आपको बार बार मैं उनके बॉट ट्रेडिंग के हवाले से बता रहा था कि उनका बॉट ट्रेडिंग परफेक्ट है। जितने भी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं उन सब में से बेस्ट मुझे KuCoin का बॉट एक्सचेंज लगा। उसमें अगर आप करना चाहें उसमें करें, अगर आपका बाइनांस में है उधर करें, अगर आप OKX में उधर करें, अगर आपका ह्यूबी में है उधर करें। जहां जहां आपको बॉट एक्सचेंज की फैसिलिटी मिलती है आप वहां से कर सकते हैं। बहरहाल विटालिक बटरन की वो क्या अपडेट है, उन्होंने कहा जी कि सबसे पहले हमारा जो पेरिस में जो मीटिंग हुई है उसने अपने जो मर्ज है उसको 3 मुख्तलिफ फेजेस में डिवाइड किया। उन्होंने कहा है कि एक वक्त आएगा जब हम इथीरियम अपने रोड मैप पे मुकम्मल तौर पे इंप्लीमेंट कर देगा, जो कि कम से कम आइंदा 2 साल तक तो आप जहन में ना रखें, लेकिन इमीडिएट जो इस साल के अंदर अंदर अपडेट्स होने वाली है, पहला फेज है द मर्ज का, उसके बाद है जो अगला फेज है वो है द सर्ज का। उस सर्ज में मेरा ख्याल है, और तीसरा फेज जो लास्ट फेज जिसको वो कह रहे हैं वो है वर्ज का, द वर्ज का। अब ये क्या है सारे, इस हवाले से मजीद अपडेट्स वगैरह आएंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मर्ज में तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि जो प्रूफ ऑफ वर्क है उसका कंसेंसस सिस्टम, उससे वो प्रूफ ऑफ स्टेक में आ जाएगा। जब प्रूफ ऑफ स्टेक में आएगा तो उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है और उसकी जो इन्फ्लेशनरी जो प्रॉपर्टी है वो कम होकर डिफ्लेशनरी हो जाएगा इथीरियम। उसके बाद दी सर्ज है, सर्ज में क्या होगा कि इनका शार्डिंग सिस्टम, यानी इथीरियम के साथ शार्ट सिस्टम हो जाएंगी, लेयर 2 जैसे ऑलरेडी है मार्केट में, लेकिन इथीरियम की ब्लॉकचेन की अपनी शार्डिंग वगैरह हो जाएगी। जैसे पोल्का डॉट की अपनी पैराचेन्स है ना, उसके मतलब नीचे वाली मेन चेन जो है वो सिक्योरिटी को मैनेज करेगी, और ऊपर वाली जो होंगी शार्ड्स वगैरह होंगी इथीरियम के ऊपर, वो ट्रांजैक्शन स्पीड बढ़ाएंगे। तो अगले फेज में यानी मर्ज में जाके इथीरियम की ट्रांजैक्शन फीस भी आपको शायद कम होती हुई नजर ना आए, और दूसरा ट्रांजैक्शन स्पीड भी शायद उतनी आपको कम होती ना नजर आए, क्योंकि थ्रूपुट जो है वो इतना ज्यादा बढ़ेगा नहीं। लेकिन जैसे ही 10 सर्ज वाला फेज में आप चले जाएंगे और वो भी इंप्लीमेंट हो जाएगा, वहां पे विटालिक बटरन का कहना यह है कि इथीरियम 1 लाख ट्रांजैक्शन पर सेकंड के अंदर प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी रखता है। इस वक्त जब ये प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर है तो 1 सेकंड में मैक्सिमम 15 से 30 ट्रांजैक्शन इथीरियम की ब्लॉकचेन जो है वो होल्ड कर सकती है। इससे ज्यादा, जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शन आती है, नेटवर्क का लोड बढ़ता है, नेटवर्क का लोड बढ़ता है तो ट्रांजैक्शन फीस बढ़ जाती है, ट्रांजैक्शन की स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। तो ये वो सारा रोड मैप था जिसके ऊपर कल से सोशल मीडिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट जो है वो अच्छी खासी टॉक कर रहे हैं। मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। एक चीज इस हवाले से मैंने आपके साथ लाजमी शेयर करनी है। जोसेफ ल्यूबन ये इथीरियम के को फाउंडर हैं और कंसेंसस कंपनी के ऑनर हैं। कंसेंसस ये जो मेटामास्क वॉलेट है उसके ये ऑनर हैं, या कंसेंसस का ये अपना पर्सनल वॉलेट है। वन ऑफ द टॉप फेवरेट क्रिप्टो पर्सनल वॉलेट है मेटामास्क। अब ये मैं आपके साथ न्यूज क्यों शेयर कर रहा हूं, जोसेफ ने ये ट्वीट की थी गो के पिछले साल 9 नवंबर 2021 को। वो ट्वीट किसी जर्नलिस्ट को रिस्पॉन्ड करते हुए उन्होंने की थी। उन्होंने कहा कंसेंसस के अपने बहुत से टोकन है। मैं आपको लुबे लबाब बता देता हूं इसकी ट्वीट का क्या है। जोसेफ ल्यूबन जो कि मेटामास्क वॉलेट का ओनर है, उसने कहा कि अनकरीब मेटामास्क अपना जो है वॉलेट, अपना टोकन जो है वो लॉन्च करेगा, गवर्नेंस टोकन। अब आप में से हर वो बंदा जो मेटामास्क यूज कर रहा है उसको एयर ड्रॉप की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब वो एयर ड्रॉप के लिए आप एलिजिबल कैसे होंगे वो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि आप तैयारी कर लें।
आप अक्सर जब आप मेटामास्क खोलते हैं तो मेटामास्क के ऊपर आपको स्वाप का बटन, एक सेंड का बटन आपको नजर आएगा, एक रिसीव का बटन आपको नजर आएगा और साथ एक स्वाप का आपको बटन नजर आएगा। अगर आप मेटामास्क पे ज्यादा से ज्यादा स्वाप करते हैं, यानी बजाय इसके कि आप दूसरे एक्सचेंजेस पे जाके, यूनिस्वाप पे जाके, पैनकेक स्वाप पे जाके वहां पे अगर आप टोकन स्वाप करते हैं मेटामास्क के जरिए, तो शायद आप मेटामास्क का जो टोकन आएगा उसके लिए, उसके एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपने एलिजिबल होना है तो मेटामास्क के वॉलेट के ऊपर रहते हुए जो स्वाप की ऑप्शन है, आप अगर वहां से अपना टोकन स्वाप करेंगे तो आप जो इनका टोकन आएगा मेटामास्क का, शायद उसका नाम मास्क होगा, वो टोकन जब आएगा उसका आपको फ्री एयर ड्रॉप मिलेगा, जो $60 से लेके वो $6000 तक भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है। ये जो एक्सपर्ट्स हैं ये उनकी राय है। अच्छा, अब स्वाप करने से कंपनी को क्या फायदा होगा, मेटामास्क को क्या बेनिफिट होता है? जब भी आप मेटामास्क से अपना कोई टोकन स्वाप करते हैं तो लेस देन 1%, मेरा ख्याल है 0.88% जो है मेटामास्क कंपनी को उसके फंड्स जाते हैं, उसकी एक यूं समझ लेंगे प्रोसेसिंग फीस जाती है। तो जाहिर बात है जो उस कंपनी को सपोर्ट कर रहा है, तो जब ये कंपनी अपना टोकन लॉन्च करेगी तो ओबियसली जो उनके स्पॉन्सर्स हैं उन्हीं में वो एयर ड्रॉप करेंगे। तो इस वजह से अगर आपने मेटामास्क को यूज कर रहे हैं और अगर मेटामास्क का वॉलेट आता है, उसका टोकन आता है, तो आपने एयर ड्रॉप अगर क्लेम करना है तो मैक्सिमम कोशिश करें आप मेटामास्क के जरिए स्वैपिंग करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। अब मार्केट का दूसरा बड़ा हॉट टॉपिक जिसके ऊपर पिछले 24 घंटे में अच्छी खासी टॉक हो रही है। चंद दिन पहले, अगर आप मुझे काफी देर का फॉलो कर रहे हैं, तो ये 21 जुलाई को, 21 जुलाई नहीं बल्कि इस साल के अप्रैल के 12 अप्रैल 2022 को, ये एक जर्नलिस्ट है कूबी नाम का, ये अपना एक शो करता है अपॉन अप ओनली टीवी पे। इसने एकदम नोट किया कि कॉइन बेस के ऊपर जो टोकन लिस्ट होते हैं वो लिस्टिंग से पहले ही कोई बंदा खरीद लेता है, और जैसे लिस्टिंग के बाद जो है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में जब टोकन लिस्ट होते हैं तो उसकी प्राइस पंप करती है। इसने नोट किया चंद एक टोकन इत्तेफाक से या वट ये उसको बाकायदा वॉच कर रहा था क्लोजली, इसने 2-4 टोकन को वॉच किया कि लिस्टिंग से पहले किसी ने टोकन खरीदे, जैसे लिस्टिंग हुई उसने लाखों डॉलर जो है उस पंप में बेनिफिट उठाया। उस हवाले से मीडिया में जब अच्छी खासी बातचीत चली तो अमेरिका की जो एजेंसी हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, और मेरा ख्याल है 1-2 एजेंसियां, वो इस पे काम करना शुरू हो गई कि कहीं ये इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं है। अब जनाब रिपोर्ट आई है कि कॉइन बेस के जो साबका चीफ थे, हेड थे, जो ईशान वाही इनका नाम है, इनको बाकायदा अरेस्ट कर लिया गया। इल्जाम इन पे यह है कि ये अपने भाई और चंद अपने दोस्तों को इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्फॉर्म करते थे, यानी वो वाले टोकन जो कॉइन बेस पे लिस्टिंग के हवाले से जिनकी अभी बातचीत ही चल रही होती थी, ये अपने भाई और अपने दोस्तों को बताते थे। वो ये डील फाइनल होने से पहले पहले ही सस्ते टोकन बाय कर लेते। जैसे ही कॉइन बेस पे टोकन लिस्ट होते थे, पंप होते थे, तो वो कई गुना प्रॉफिट जो है वो कमा लेते थे। इस इल्जाम पे ईशान वाही को जो है वो अरेस्ट किया गया। हॉट टॉपिक यह है कि इसको मुख्तलिफ एंगल से जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी अपनी ओपिनियन जो का इजहार कर रहे हैं। कई तो यहां तक कह रहे हैं कि जो अमेरिकी पार्लियामेंट है उनकी जो स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी, वो भी इनसाइडर ट्रेडिंग के इल्जाम तो उनके ऊपर भी हैं कि वो भी जब कभी जो है इस तरह की कोई डेवलपमेंट होनी होती है तो उस डेवलपमेंट से मुतल्लक जिस कंपनी के हवाले से या जिस फील्ड के हवाले से कोई गवर्नमेंट कोई पॉलिसी मेकिंग करने लगती है, तो नैन्सी पेलोसी या उसके जो रिलेटिव्स हैं वो क्या करते हैं, उस कंपनी के स्टॉक्स वगैरह बाय कर लेते हैं, या अगर उन्होंने बाय किए हैं तो वो सेल कर देते हैं। यानी इनसाइडर ट्रेडिंग के इल्जाम पॉलिटिशियंस के ऊपर भी लगते हैं। तो कहने वाले ये कह रहे थे कि भाई सियासतदानों को तो कोई हाथ नहीं डालता, जो पावर कॉरिडोर्स के अंदर है वो महफूज हैं, और जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं उनको तो बड़ी आसानी से। बहरहाल बैड थिंग इज बैड, वेदर कोई बंदा पावर में है या नहीं है, अगर इसको पकड़ा जा सकता है तो उनको भी पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन कह कौन रहा है, हम पाकिस्तान वाले। यहां पर तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग को करप्शन समझा ही नहीं जाता। मुझे आज भी याद है कुछ चंद एक वाकया तो मुझे याद है जो ऑलरेडी हमारे गवर्नमेंट के, हमारे यहाँ जो गवर्नेंस का सिस्टम है उसको बड़ा क्लोजली वॉच करते हैं या उसमें इन्वॉल्व हैं, तो उनको मेरी बातों का पता होगा।
हमारे यहाँ जो पॉलिटिशियंस हैं, जो ब्यूरोक्रेसी हैं, वो पॉलिसीज बनाने से पहले जो उसके बेनिफिट्स हैं, जो उसके समरात हैं, उसको इनसाइडर ट्रेडिंग आप समझ लें, उसके जरिए बेनिफिट उठाने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे ये लाहौर में मेट्रो प्रोजेक्ट का जब मंसूबा प्लान किया जा रहा था, तो कुछ साफियों ने रिपोर्ट किया कि जो एमपीएस थे, जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जो इस मेट्रो लाहौर की प्लानिंग में इन्वॉल्व थे, उनको पता था कि कौन कौन से रूट से मेट्रो ने गुजरना है। उस रूट के आजू बाजू की जमीनें जो कि मतलब चौनियों के हिसाब से थी, मतलब कंपैरेटिवली इतनी कम थी कि कोई बंदा इमेजिन भी नहीं कर सकता था। तो सस्ती जमीनें उन्होंने खरीदी। जैसे ही रोड मैप गवर्नमेंट हुकूमत पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने अप्रूव किया, उसकी पता चला कि हमारे इस एरिया से मेट्रो ने गुजरना, तो वहां की जमीनों के रेट जो है आसमानों पे छूने लगे। तो उसमें से कितने एमपीएस ने कितना फायदा उठाया, ब्यूरोक्रेट्स ने कितना फायदा उठाया, इस बारे में यहां कोई सोचता ही नहीं है, यहां किसी को पता ही नहीं है। इसी तरह ये जो आए दिन आपको खान साहब की हुकूमत में भी, और ये पिछली जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी उसमें भी हुआ था, ये पेट्रोल का क्राइसिस चंद दिन के लिए इमरान खान साहब की हुकूमत में भी हुआ था और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में चंद दिनों के अंदर अंदर। इस क्राइसिस के दौरान भी ये ब्यूरोक्रेट्स, ये बड़े बड़े पावर स्ट्रक्चर में बैठे हुए लोग, इनको पता होता है कि क्राइसिस आने वाला है। ये पेट्रोल के क्राइसिस से पहले खुद पेट्रोल जो है वो बाय करते हैं, और जैसे पेट्रोल जो है एकदम क्राइसिस की वजह से पंप करता है, तो वहां में ब्लैक में सेल करके तो पैसा बनाते हैं। इस तरह की हमारे हमारे या हमारे जैसे जितने मुमालिक हैं जहां करप्शन को तो कोई चीज समझे ही नहीं जाता, वो समझते हैं कि करप्शन, क्योंकि हर बंदा करप्ट है, तो उनकी नजर में हुक्मरानों की करप्शन, जो करप्शन वो खाता है वो लगाता भी तो है। तो जहां ये सारी मेंटेलिटी हो, वहां हमारे जहां इनसाइडर ट्रेडिंग करने वालों को इस तरह हिरासत में लेना कोई इतनी बड़ी खबर नहीं है। अच्छा, बहरहाल खैर, इस हवाले से चूंकि पिछले 24 घंटों में काफी ज्यादा टॉक हो रही थी, तो मैंने कहा आपको बताता चलूं। बहरहाल कोइनबेस के जो अपने लॉयर्स हैं उनका भी मौकफ आ गया। उन्होंने कहा कि भाई, जो आप हमारे साबका एम्प्लॉय के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, वहां तक तो शायद बात ठीक है, लेकिन आप ये जो कह रहे हैं कि कोइनबेस सिक्योरिटीज को भी लिस्ट बाकायदा कर रहा है, ये आप ज्यादती कर रहे हैं। उस हवाले से उन्होंने अपनी एक एक्सप्लेनेशन दी है। मेरा नहीं ख्याल कोई आपको इसमें इतना कोई इंटरेस्ट होगा, अगर होगा तो आप मीडियम में जाके, मीडियम जो प्लेटफॉर्म है वहां पे कोइनबेस सर्च करें, तो उनका लेटेस्ट आर्टिकल है, कोइनबेस डज नॉट लिस्ट सिक्योरिटीज, एंड ऑफ स्टोरी। इसको आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, अगली पिछले न्यूज जो 24 घंटे की इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो टेरा के हवाले से है। टेरा के को फाउंडर हैं, उनको कोरियन इन्वेस्टिगेटर जो हैं वो रेड कर रहे हैं उनके घर में, उनके ऑफिस में, उनको अरेस्ट करने के लिए, लेकिन मेरा ख्याल है वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुए। डैनियल शीन उनका नाम है। टेरा के हवाले से जो धूल है अभी तक वो बैठी नहीं है। जो डू क्वान के हवाले से मुख्तलिफ इल्जामात लगे थे, उस हवाले से उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा जी, जितने मेरे ऊपर इल्जामात लगे हैं मैं सबको कैटेगोरिकली डिनाई करता हूं। दो मुख्तलिफ चीजें हैं, एक है देयर शुड बी अ डिफरेंस, यानी इस चीज में कोई थोड़ा सा आपको डिफरेंस रखना चाहिए कि कोई काम बंदा काम करता है, वो काम फेल हो जाता है, वो एक मुख्तलिफ चीज है। कोई बंदा एक काम करता है, उसके अंदर फ्रॉड हो जाता है। तो मैंने टेरा लूना का एक बिजनेस सेटअप किया था, उसमें कोई बैड इंटेंशन नहीं थी, वो फ्रॉड नहीं है, वो फेल्ड प्रोजेक्ट तो आप लोग कह सकते हैं, लेकिन फ्रॉड नहीं है। बहरहाल ये उसका अपना मौकफ है, जबकि अथॉरिटीज का कहना यह है कि टेरा लूना ने एक अपनी शेल कंपनी बनाई थी मुबैना तौर पे, और टेरा जो है अपनी फंड जो है उस शेल कंपनी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह कर रहा था, जिसका नाम मेरा ख्याल है फ्लैक्सी कारपोरेशन था। ये सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं। जब तक मेरा ख्याल है डू क्वान और टेरा की जो मैनेजमेंट है उनकी हिरासत में नहीं आएगी, उस वक्त तक कोई फैक्ट सामने नहीं आएंगी। ये आपको बताता चलूँ कि साउथ कोरियन, अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, जो यूएस प्रोसिक्यूटर्स हैं, वो आपस में कोलैबोरेशन कर रहे हैं। इस माह की 6 तारीख को बाकायदा उन्होंने मिलकर आपस में एक तरह का एग्रीमेंट किया है कि हम ये जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें एक दूसरे को मुकम्मल फैसिलिटेट करेंगे। इस वक्त बहरहाल जो डू क्वान है और उनका जो को फाउंडर है, जिसके घर में रेड किया जा रहा है, शिन, वो सिंगापुर में कहा जा रहा है कि वहां में कहीं हैं, छुपे हुए हैं या वॉट एवर, वहां पे बैठ के वो अपना सारा सिस्टम चला रहे हैं। लेट्स सी, जो भी डेवलपमेंट होगी मैं आपको उस हवाले से लाजमी अपडेट करूंगा।